नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। कभी कभी अपने आसपास की दुनिया को देखकर एक अजीब सी हैरत होती है ना। होती है, बिल्कुल होती है। जैसे घने जंगल, गहरे महासागर या फिर वो विशाल रेगिस्तान। हर एक अपने आप में एक जीती जागती दुनिया है। सही बात है। या फिर सोचिए एक सरपट दौड़ते घोड़े के बारे में, या हजारों मील का सफर तय करने वाले वो प्रवासी पक्षी। फूलों की घाटी। हाँ, फूलों की घाटी। या फिर हमला करती हुई शार्क। इन सब में एक चीज कॉमन है, एक चीज जो इन सबको एक करती है, वो है जीवन। पर ये जीवन आखिर है क्या? ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है, विज्ञान की दुनिया में उतना ही पेचीदा है। और इसी सवाल की तह तक जाने के लिए आज हम कुछ सोर्स मटेरियल की पड़ताल कर रहे हैं। अच्छा। ये मटेरियल जीवन को दो अलग अलग स्तरों पर समझने की कोशिश करता है। दो स्तर कैसे? पहला स्तर है टेक्निकल, या कह सकते हैं वैज्ञानिक। जीव क्या है, यानी व्हाट इज लिविंग। बिल्कुल। और दूसरा सवाल ज्यादा दार्शनिक है, जीवन का उद्देश्य क्या है। आज हमारे चर्चा का फोकस पहले यानी वैज्ञानिक सवाल पर रहेगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान की नज़र में जीवन की असली पहचान क्या है। बिल्कुल। तो जीव क्या है, इस सवाल के जवाब में हमारे सोर्स मटेरियल ने कुछ मुख्य पहचान बताई हैं जो सजीवों में पाई जाती हैं। जैसे ग्रोथ यानी वृद्धि, रिप्रोडक्शन, अपने माहौल को महसूस करने की क्षमता और उस पर प्रतिक्रिया देना। हाँ, तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि जीवन को पहचानने के हमारे सबसे बुनियादी पैमाने कितने मजबूत हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ठीक है। ये तो सबसे सीधी सी बात लगती है। जो चीज बढ़ती है वो जिंदा है। हाँ, एक छोटा सा पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है, एक बच्चा बड़ा होता है। हमारे सोर्स में बताया गया है कि ग्रोथ के दो पहलू हैं। दोहरे अभिलक्षण, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, एक तो वजन का बढ़ना, मतलब इंक्रीज इन मास। और दूसरा है संख्या का बढ़ना, जैसे एक कोशिका से दो से 4 बनना। ये होता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन से। और पौधों और जंतुओं में भी तो इसमें फर्क होता है ना। बिल्कुल। पौधे एक तरह से जीवन भर बढ़ते रहते हैं, पर जंतुओं में ये खास उम्र तक ही होता है। लेकिन यहीं पे कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। क्या हो अगर मैं कहूं कि निर्जीव चीजें भी बढ़ती हैं? निर्जीव चीजें जैसे? जरा एक बर्फीले पहाड़ के बारे में सोचिए। हर साल बर्फबारी से उसकी ऊंचाई बढ़ती है। हाँ, ये तो है। या रेगिस्तान में रेत के टीले, हवा चलती है, रेत जमा होती है और वो ऊंचे होते जाते हैं। एक मिनट, ये तो सोचने वाली बात है ना? पर्वत और रेत के टीले तो यकीनन जिंदा नहीं है, तो फिर उनकी ग्रोथ और एक पेड़ की ग्रोथ में फर्क क्या है? यही तो की पॉइंट है। हमारा सबसे बुनियादी पैमाना तो यहीं पर फेल हो रहा है। फर्क क्या का नहीं, कैसे का है। सोर्स इसी बारीक अंतर को पकड़ता है। कैसे? पहाड़ या रेत के टीले पर पदार्थ बाहर से आकर जमा होता है, ये बाहरी ग्रोथ है, सतह पर। अच्छा। जबकि सजीवों में ग्रोथ अंदर से होती है। अंदर से? हमारी कोशिकाएं अंदर से विभाजित होती हैं, जिससे हमारा विकास होता है, इंटरनल ग्रोथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकेले वृद्धि को सजीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं माना जा सकता। नहीं माना जा सकता। वो एक लक्षण है, पर एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं। जीवन का राज शायद इस अंदर में छिपा है। वाह! तो पहला संदिग्ध ग्रोथ कटघरे में खड़ा नहीं हो पाया। कह सकते हैं। ये हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। अगर जीवन सिर्फ आकार में बड़ा होना नहीं है, तो शायद ये अपनी संख्या बढ़ाने के बारे में है। जनन, रिप्रोडक्शन। हाँ, रिप्रोडक्शन। ये तो जीवन का सबसे पक्का सबूत लगता है। एक जीव अपने जैसा दूसरा जीव बनाता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? ये जीवन को एक प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, लेकिन किसी एक अकेले जीव के जीवित होने की शर्त नहीं है। अच्छा। और यहीं पे हमारा सोर्स कुछ हैरान करने वाले उदाहरण सामने रखता है। जैसे खच्चर, म्यूल्स। हाँ, जो घोड़े और गधे के मेल से पैदा होते हैं। वो पूरी तरह से एक सजीव जानवर हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, पर वो अपनी संतान पैदा नहीं कर सकते। बिल्कुल, वे बंधे होते हैं, स्टेराइल। अरे हाँ, खच्चर वाला उदाहरण तो कमाल का है। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि वो जीवन की सबसे बड़ी परिभाषा पर ही खरे नहीं उतरते। ये पूरी धारणा को ही हिला देता है। सही में। और सिर्फ खच्चर ही नहीं, मधुमक्खी के छत्ते में जो हजारों कामगार मधुमक्खियां होती हैं, वर्कर बीज, हाँ, वो भी बंधे होती हैं। वो दिन रात काम करती हैं, छत्ते की जान होती हैं, लेकिन बच्चे पैदा करने का काम सिर्फ रानी मक्खी करती है। अच्छा। और तो और
सोर्स उन इंसानी जोड़ों की भी बात करता है जो किसी मेडिकल वजह से माता पिता नहीं बन सकते। तो क्या हम इन सभी को निर्जीव मान लेंगे? बिल्कुल नहीं, वो 100% जीवित हैं। तो फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि जनन भी सजीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। एग्जैक्टली वो एक मूलभूत गुण है, पर यह सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल नहीं है, हर एक जीव पर लागू नहीं होता। तो हमारे 2 सबसे बड़े और सबसे सीधे साधे पैमाने, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, अधूरे साबित हुए। वो जीवन के अहम हिस्से हैं, पर उसकी पूरी कहानी नहीं बताते। तो इसका मतलब है कि जीवन को समझने के लिए हमें और गहराई में उतरना होगा। बिल्कुल, हमें जीव के बाहरी रूप से हटकर उसके अंदर चल रही मशीनरी को देखना होगा। ठीक है, तो अगर जीवन का मतलब सिर्फ बढ़ना या अपनी संख्या बढ़ाना नहीं है, तो शायद इसका ताल्लुक उस ऊर्जा से है जो इन सब कामों के लिए जरूरी है। मतलब शरीर के अंदर चलने वाले उस केमिकल इंजन से, जिसे विज्ञान की भाषा में उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब आप सही जगह पर आ रही हैं। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। हर सजीव के शरीर के अंदर हजारों केमिकल रिएक्शंस लगातार चल रहे होते हैं। हर पल। हर पल। हम जो खाना खाते हैं वो टूटकर ऊर्जा में बदलता है। इस ऊर्जा से हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनती हैं। पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। हाँ, इन्हीं सब केमिकल रिएक्शन के जोड़ को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अच्छा। आप इसे एक शहर की तरह सोच सकती हैं। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है। एक शहर? कैसे? एक तरफ पुरानी इमारतें तोड़ी जा रही हैं, इसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं, जहां जटिल चीजें टूटकर सरल बनती हैं। और दूसरी तरफ उन मलबे और नए सामान से नई और बेहतर इमारतें बनाई जा रही हैं, इसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। वाह! ये तोड़-फोड़ और निर्माण लगातार चलता रहता है और इसी से शहर जिंदा रहता है। ये शहर वाला उदाहरण बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। केमिकल रिएक्शन तो निर्जीव दुनिया में भी होते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल है। या आग का जलना, वो भी एक तरह का तेज केमिकल रिएक्शन है। तो एक जिंदा कोशिका के अंदर हो रहे रिएक्शंस और बाहर हो रहे रिएक्शन में क्या कोई बुनियादी फर्क है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, और यही इस कॉन्सेप्ट का दिल है। फर्क है संगठन और नियंत्रण का। संगठन और नियंत्रण? लोहे पर जंग लगना एक बेतरतीब प्रक्रिया है। आग अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर खत्म कर देती है, लेकिन एक सजीव के शरीर में मेटाबॉलिज्म एक बेहद संगठित और नियंत्रित तरीके से होता है। सब कुछ एक सिस्टम के तहत होता है। हाँ, और ये सब एक कोशिका की सीमा के अंदर होता है। ये ऊर्जा पैदा तो करता है, लेकिन खुद को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बनाए रखने, मरम्मत करने और विकसित करने के लिए। ये संगठित क्योस है। क्या बात है, बिल्कुल सही शब्द। ये वो संगठित क्योस है जो जीवन को निर्जीव केमिकल रिएक्शन से अलग करता है। और क्या ऐसा कोई जीव है जिसमें मेटाबॉलिज्म ना होता हो? आज तक तो ऐसा कोई नहीं मिला, इसलिए ये जीवन को परिभाषित करने का एक बहुत मजबूत दावेदार है। मतलब जीवन सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक लगातार चलने वाला, खुद को बनाए रखने वाला केमिकल चमत्कार कह सकते हैं। ये तो वाकई में एक गहन पड़ताल है। हम ग्रोथ जैसी बाहरी चीजों से शुरू हुए और अब हम कोशिका के अंदर के केमिकल इंजन तक पहुंच गए हैं। लेकिन इस इंजन को चलाने वाला कोई तो होगा। मतलब वो एहसास, वो जागरूकता जो हमें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ती है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस। हाँ। क्या ये जीवन की सबसे बड़ी पहचान हो सकती है? अब हम इस पहेली के सबसे गहरे और सबसे रहस्यमयी हिस्से में पहुंच रहे हैं। चेतना को परिभाषित करना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, लेकिन मोटे तौर पर इसका मतलब है अपने परिवेश के प्रति जागरूक होना और उस पर प्रतिक्रिया देना। और यह हर सजीव में होती है। हर सजीव में मौजूद है, बस इसका स्तर अलग अलग है। एक बैक्टीरिया भी केमिकल या रोशनी को महसूस करके उसकी तरफ या उससे दूर जा सकता है। वो उसकी चेतना का स्तर है। बिल्कुल। एक पौधा सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ जाता है। और हम इंसान ना सिर्फ अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक हैं, बल्कि हम खुद के होने के प्रति भी जागरूक हैं, जिसे आत्मचेतना या सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। लेकिन यहाँ भी लाइनें थोड़ी धुंधली नहीं हो जाती? जैसे आपने पौधे का उदाहरण दिया, वो सूरज की तरफ मुड़ता है। क्या ये सच में चेतना है या सिर्फ एक मैकेनिकल प्रक्रिया? आजकल के स्मार्ट सिस्टम भी तो अपने माहौल पर प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे मेरे फोन का सेंसर रोशनी कम होने पर स्क्रीन की ब्राइटनेस अपने आप बढ़ा देता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मेरे फोन में चेतना है? यही वो सवाल है जहां विज्ञान और दर्शन की सीमाएं मिलने लगती हैं। सोर्स इस बात को साफ करता है कि सजीवों की प्रतिक्रिया सिर्फ एक मैकेनिकल रिएक्शन नहीं है,
ये उनके जीवित रहने के सिस्टम का एक अंदरूनी हिस्सा है। अच्छा। पौधे का सूरज की तरफ मुड़ना उसके मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है। उसे जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। आपका फोन प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। उसे अपने अस्तित्व की परवाह नहीं है। सही पकड़ा। वहीं हर सजीव, चाहे वो एक कोशिका वाला अमीबा हो या इंसान, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रतिक्रिया देता है। तो इस लिहाज से देखें तो चेतना या अपने पर्यावरण को महसूस करने की क्षमता जीवन का एक सार्वभौमिक गुण है? कोई भी सजीव बिना इसके नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेतना शायद जीवन को परिभाषित करने का सबसे मजबूत पैमाना है। लेकिन साथ ही ये सबसे ज्यादा फिसलन भरा भी है, क्योंकि इसे मापना और साबित करना बहुत मुश्किल है। खासकर जब हम खुद के अलावा दूसरे जीवों की बात करते हैं। हम ये कभी नहीं जान सकते कि एक मधुमक्खी होना कैसा महसूस होता है। बिल्कुल। हम सिर्फ उसके व्यवहार को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और इसका रूप हर जीव में अलग है। तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल बहुत दिलचस्प रही। बिल्कुल। हमने जीवन क्या है जैसे एक आसान से दिखने वाले सवाल से शुरुआत की और पाया कि इसके जवाब कितने जटिल हैं। सही बात है। हमने देखा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, जिन्हें हम जीवन का पर्याय मानते हैं, असल में अधूरे पैमाने हैं। वो यूनिवर्सल नहीं है। फिर हम और गहराई में उतरे और जीवन के केमिकल इंजन यानी मेटाबॉलिज्म को समझा, जो हर जीव के अंदर लगातार चलता रहता है। और आखिर में हमने चेतना की बात की, यानी जिंदा होने का वो एहसास जो हर जीव को अपने माहौल से जोड़ता है। तो ये साफ है कि जीवन को किसी एक खाने में फिट नहीं किया जा सकता। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। जीवन कोई एक गुण नहीं है, बल्कि इन सभी गुणों का एक अद्भुत संगम है। और इसी सोच के साथ मैं श्रोता के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमने इन सभी लक्षणों, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, चेतना को अलग अलग देखा और परखा। लेकिन क्या हो अगर जीवन का राज इनमें से किसी एक में ना हो, बल्कि इन सबके एक साथ काम करने से पैदा होने वाली किसी चीज में हो? मतलब एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी। बिल्कुल। जरा एक कार के बारे में सोचिए। उसमें इंजन है, पहिए हैं, स्टीयरिंग व्हील है। इनमें से कोई भी अकेली चीज ड्राइविंग नहीं है। नहीं। ड्राइविंग वो अनुभव है, वो प्रक्रिया है जो तब पैदा होती है जब ये सारे पुर्जे एक साथ मिलकर सही ढंग से काम करते हैं। अच्छा। तो क्या जीवन भी बस ऐसा ही कुछ है? एक अद्भुत गुण जो इन सभी बेजान प्रक्रियाओं के एक साथ आने से उभरता है। इस पर सोचिएगा जरूर।